नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट ग्रोथ। सब सॉइल साइंस इंट्रोडक्शन शुरू करें भाई। सॉइल साइंस का पहला लेक्चर है तो कुछ तिलक विलक लगा के शुरू करेंगे अच्छी से। चलो भाई, जय चावल लगाओ इस पर थोड़े से, ये इस पर चावल लगा दो, लग रहा है ना सही। चलो भाई हो जाओ शुरू। सॉइल साइंस के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अपन, उसकी डेफिनेशन क्या है, बेसिक सी बातें जो रहती हैं उस सब में अपन चर्चा करेंगे। देखिए सॉइल जो शब्द है, सबसे पहले तो यही देख लो कि ये सॉइल शब्द आया कहाँ से। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है सोलम। क्या नाम है उसका? सोलम। वहाँ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सोलम से। सोलम एक लैटिन भाषा का वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। इसी सोलम से बना है क्या? सॉइल। इस सोलम का मतलब क्या होता है? सोलम का मतलब होता है फ्लूर। फ्लूर कहो, अरे इसका मतलब होता है फ्लूर या फिर कहो ग्राउंड। फ्लूर मतलब फर्श, जमीन, कुछ भी कह सकते हो। तो लैटिन भाषा का वर्ड है सोलम, जिसका मतलब होता है फ्लूर या फिर ग्राउंड। इसी से लिया गया है क्या? सॉइल शब्द। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो सबके अपने अपने व्यू है सॉइल को लेकर, सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है। क्योंकि मिट्टी पर सिर्फ खेती नहीं करते हम, मिट्टी पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपने घर जो बने हैं वो भी तो मिट्टी पर बने हैं। अगर मैं बात करूँ एक लेमैन के लिए, लेमैन समझते हो ना? लेमैन मतलब अ कॉमन मैन। लेमैन का मतलब क्या होता है? कॉमन मैन। लेमैन मीन्स अ कॉमन मैन। जैसे कि सिटीज़ में रहने वाले एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाला कोई आदमी, कहीं पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका मिट्टी से कोई लेना देना नहीं, ये कॉमन मैन जो होता है उसको कहते हैं लेमैन। इसके लिए सॉइल क्या है, इसका व्यू क्या होगा कि भाई इससे अगर आप पूछो कि बताइए मिट्टी की डेफिनेशन बताइए, एक कॉमन मैन से आप पूछोगे कि बताओ मिट्टी क्या चीज़ है, तो वो क्या कहेगा? भाई ये तो धूल है, डर्ट है, यही कहेगा ना। भाई इसके लिए मिट्टी क्या है? सॉइल इज अ डर्ट। सिर्फ गंदगी है या फिर एक कचड़ा है, यही है। भाई शहर में रहने वाले लोगों के लिए मिट्टी क्या है? धूल, कचड़ा, यही है ना। और ऑब्वियसली है, जैसे कि हम लोग भी शहर में रहते हैं, जब तेज आंधी चलती है तो क्या घर के दरवाजे खोल देते हैं, आने दो मिट्टी को, आने दो, अंदर आने दो। हमारे लिए मिट्टी क्या है उस वक्त? एक धूल है। ये कोई गलत बात नहीं है, बुरी बात नहीं, सही बात है। बाजारों में रहने वाले, सिटियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए मिट्टी क्या है? सॉइल इज अ डर्ट और डेब्रिस। वैसे ही अगर हम बात करें माइनिंग इंजीनियर्स, फॉर द माइनिंग इंजीनियर्स, माइनिंग मतलब जो खदानों में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, ज़मीन के नीचे से जो खदानों में काम करते हैं। अच्छा, इनका जो मेन प्रोडक्ट क्या है, मतलब इनका जो मेन जो फोकस है वो किस पर रहता है? चट्टानों पर, रॉक्स पर। भाई ये खदान क्यों कर रहे हैं? भाई खदानों में काम क्यों करते हैं? चट्टानों के लिए काम करते हैं, रॉक्स के लिए काम करते हैं, टू ऑब्टेन दी रॉक्स। तो इनके लिए पूछो कि भाई मिट्टी क्या है, तो इनके लिए मिट्टी क्या है? सिर्फ एक कचड़ा है, एक डेब्रिस है जो इनकी चट्टानों को कवर किए हुए है। दैट्स इट फॉर माइनिंग इंजीनियर। अगर इनसे आप पूछोगे बताइए सर आपके नज़र में मिट्टी क्या है, आपका व्यू क्या है सॉइल के लिए, तो ये क्या कहेगा? सॉइल इज अ डेब्रिस विच कवर आवर रॉक्स। भाई इनके लिए मेन चीज़ क्या है? चट्टाने हैं, रॉक्स हैं। रॉक्स इज अ इकोनॉमिक प्रोडक्ट फॉर द माइनिंग इंजीनियर। जो चट्टाने हैं वही उनका इकोनॉमिक प्रोडक्ट है माइनिंग इंजीनियर के लिए। इनको मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है। मिट्टी क्या है भाई? वो कचड़ा है इनके लिए जो इनकी चट्टानों को कवर किए हुए है। तो इट इज़ अ डेब्रिस। सॉइल क्या है माइनिंग इंजीनियर के लिए? सॉइल क्या है? सॉइल इज द डेब्रिस, कचड़ा है, विच कवर द रॉक्स। ये इनके लिए डेफिनेशन होगी। सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन। अगर मैं पूछ लूँ सिविल इंजीनियर वालों से, बताइए सिविल इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनके लिए पूछा जाए आप बताइए सर, सिविल इंजीनियर साहब आप बताइए कि सॉइल क्या है, तो ये क्या कहेगा? ये कहेगा सॉइल वो जगह है, वो फ्लूर है, वो ग्राउंड है जिसके ऊपर हमको सड़कें बनानी है, जिसके ऊपर हमको रोड बनानी है, रोड कंस्ट्रक्शन करना है। सॉइल हमारी वो फ्लूर है, वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर हमको बिल्डिंग्स क्रिएट करनी है। ये उनकी डेफिनेशन है। तो भाई सिविल इंजीनियर के लिए क्या है? सॉइल इज द मटेरियल, soil is the material or substance on which
रोड एंड हाउस बोलो या बिल्डिंग बोलो, हाउस एंड बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड। ये इनके लिए डेफिनेशन है, सबके लिए अपनी अपनी डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए। अगर किसी कोई एग्रीकल्चरिस्ट से पूछे, अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट से पूछे कि बताइए, आप बताइए सॉइल क्या है। एग्रीकल्चरिस्ट में सब लोग, हम लोग भी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फार्मर, ये सब किस में आएंगे, एग्रीकल्चरिस्ट में आएंगे। एग्रीकल्चरिस्ट से कोई पूछे कि आप बताइए सॉइल क्या है, व्हाट इज़ योर व्यू, तो ये क्या कहेगा, सॉइल इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स। इसके लिए डेफिनेशन अलग है, इसके लिए सॉइल जो है बड़ा इंपॉर्टेंस है। इन लोगों के लिए क्या था, इसके लिए कचरा था, धूल थी। भाई ये एग्रीकल्चरिस्ट अगर शहर में रह रहा है, सिटी में रह रहा है, तो इसके लिए भी सॉइल क्या है, एक डर्ट है। लेकिन यही एग्रीकल्चरिस्ट जब खेतों में जाकर काम करता है तो सॉइल की डेफिनेशन बदल जाती है। इसके लिए सॉइल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सॉइल इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट और फॉर द वेजिटेशन। जो हमारे प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनके लिए प्रकृति ने एक नेचुरल घर बना के दिया है, वो क्या है, उनका सॉइल है। तो इनके लिए क्या है, सॉइल इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट ग्रोथ। सॉइल इज द नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट ग्रोथ। सबके अपने अपने व्यू हैं। एक कॉमन डेफिनेशन बताइए। अगर मैं इन सभी से पूछूं एक साथ, इन सबको एक साथ एक लाइन में खड़ा कर दूं, पूछो अब आप सब लोग बताओ सॉइल क्या है, एक कॉमन डेफिनेशन दो। एक कॉमन डेफिनेशन क्या बताओगे आप, क्या कहोगे सॉइल के बारे में कॉमनली? अगर कोई पूछे सब एकदम सिंपल सी भाषा में, एक सिंपल लैंग्वेज में सॉइल की डेफिनेशन बताइए, तो कॉमन डेफिनेशन आप क्या कहोगे कि सॉइल क्या है? सॉइल इज द लूज सरफेस ऑन द अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसकी ऊपर की जो सबसे लूज सरफेस है वही सॉइल है। सॉइल इज द आउटर मोस्ट लूज सरफेस ऑफ अर्थ, यही है सॉइल क्या है। इट इज आउटर मोस्ट लूज सरफेस ऑफ द अर्थ, जो किससे बनी है, रॉक्स और मिनरल से। ये जो सॉइल है वो किससे बनी है, रॉक्स और मिनरल से बनी है। कैसे बनती है, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं वेदरिंग प्रोसेस। अब ये वेदरिंग प्रोसेस क्या है, ये बाद की कहानी है। वेदरिंग प्रोसेस इसके अंदर होती है चट्टानों के अंदर, रॉक्स मतलब चट्टानें, चट्टानों के अंदर और मिनरल्स के अंदर, रॉक्स एंड मिनरल्स। हालांकि ये जो चट्टानें होती है, रॉक्स होते हैं, वो भी मिनरल से ही बनते हैं। रॉक्स इज आल्सो मेड अप ऑफ मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स, इनके अंदर वेदरिंग प्रोसेस होती है और क्या बनते हैं आपके, सॉइल्स बनते हैं, सॉइल बनती है। ऐसे अलग अलग वैज्ञानिकों से पूछा गया, कुछ वैज्ञानिक हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। जैसे कि एक वैज्ञानिक है विटनी, साइंटिस्ट का नाम क्या है, विटनी, और बात है 1892 की, 1892। इन्होंने सॉइल को क्या कहा, सॉइल इज द न्यूट्रिएंट बिन, सॉइल इज द न्यूट्रिएंट बिन। इन्होंने क्या कहा, सॉइल क्या है, इट इज़ द न्यूट्रिएंट बिन। न्यूट्रिएंट बिन मतलब जैसे होता है ना डस्टबिन, डस्टबिन मतलब कचड़े का डिब्बा, न्यूट्रिएंट बिन मतलब न्यूट्रिएंट का डब्बा। तो इट इज़ अ न्यूट्रिएंट बिन विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, यही इसका काम है। और देखो एक वैज्ञानिक है डोकू चलेव, बड़ा अजीब सा तो नाम है इनका, डाकू चलेव, डोकू चलेव टाइप का, डोकू चलेव। ये बात है 1900 की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी मैं बताऊंगा इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इसी को लगा लो IMP। क्या है डोकू चलेव, अपने अपने प्रोनाउंसिएशन है, मैं तो डाकू बोलता हूँ इसको, डाकू चलेव। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सॉइल जो है वो एक नेचुरल बॉडी है, सॉइल इज़ दी नेचुरल बॉडी। सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। किससे बनी है, मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर की बनती है। सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो कि मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है। सॉइल के बारे में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टडी, सबसे ज़्यादा रिसर्च इन्होंने ही की थी उस टाइम पर, इसलिए इनको फादर ऑफ सॉइल साइंस भी कहा जाता है।
फादर ऑफ सॉइल साइंस भी इनको कहते हैं। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस भी कहा जाता है। ये कुछ बातें हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। आगे और स्लाइड छोड़िए क्या अपन ने, हाँ बिल्कुल छोड़िए। और देखो एक वैज्ञानिक है आपके जैनी, इन महाशय का क्या कहना है। जैनी ने कब बताया, 1941 में। 1941 में इनका कहना है कि जो सॉइल होती है ना, ये बनती कैसे है, इन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जो चट्टानें हैं, जैसे कि ये रॉक्स है, ये क्या है, चट्टानें हैं, रॉक्स। इस चट्टानों के ऊपर कंबाइंड एक्शन होता है या कंबाइंड अफेक्ट इसके ऊपर होता है। जैसे कि किसका, ऑर्गेनिज्म का और दूसरा क्लाइमेट का। ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेट, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट इनके ऊपर होता है। कंबाइंड इफेक्ट किसका होता है, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेट ऑन द रॉक्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम। एक निश्चित समय तक ऑर्गेनिज्म और क्लाइमेट अपना इफेक्ट इसके ऊपर दिखाती हैं, जिसकी वजह से सॉइल बनती है। ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय तक, जिससे क्या बन जाती है, सॉइल बन जाती है। ये डेफिनेशन इन्होंने दी, जो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है जेनी की। क्या कहा इन्होंने, सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड क्लाइमेट ऑन द रॉक्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। इसे किसने कहा, जेनी ने कहा। और देखें, बताओ सॉइल का अगर कोई डेफिनेशन फुल फॉर्म पूछे तो क्या कहोगे। बहुत सारे डेफिनेशन बन जाते हैं इसके, बहुत सारे फुल फॉर्म, कुछ भी बना सकते हो आप। जैसे कि मुझे जो अच्छा लगा, मैंने जिस किताबों में पढ़ा है उसकी अगर हम बात करें तो सॉइल क्या है, सोल ऑफ, एस का मतलब क्या है यहाँ पर, सोल। कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। सॉइल का अगर कोई फुल फॉर्म पूछता है, ये, अब इसका अगर कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताओगे आप। एस का मतलब होता है सोल, ठीक है। ओ का मतलब हो गया क्या, ऑफ। आई का मतलब क्या हो गया, इन्फिनाइट, ठीक है। और एल का मतलब हो गया लाइफ। ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन कुछ नहीं आता, सिर्फ आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि सॉइल को आप और क्या कह सकते हैं, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, ठीक। अब देखो सॉइल जो है वो एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल बॉडी। सॉइल क्या है, एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। 3 डायमेंशनल समझते हो ना, जैसे कि मान लो कि ये एक सॉइल है, तो 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया, इसको छोड़ो, 3 डायमेंशनल का मतलब हो गया कि सॉइल के पास लेंथ भी है, सॉइल के पास ब्रीथ भी है। ब्रीथ का मतलब हो गया उसकी चौड़ाई भी है। अरे उसको ब्रीथ नहीं कहते यार, यही बोलते हैं क्या, मैं तो भूल गया यार, ये लिख दो ना, सबसे बेस्ट। सॉइल के पास लेंथ भी है, विड्थ भी है, और उसके पास हाइट भी है। 3 पैरामीटर्स उसके पास हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, HIGHT। क्या हो रहा है भाई, यही है, छोड़ो। लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीज़ें उसके पास होती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी। आगे बढ़ें, अब आ जाओ। देखो यहाँ पर 2 कंसेप्ट है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। ये क्या चीज़ है, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी। इसको समझने के 2 तरीके और हैं। एक पेडोलॉजी से भी समझ सकते हो, एक इडेफोलॉजी से। या कह सकते हैं कि इसकी हमने 2 ब्रांचेस कर दी हैं। ये कह सकते हैं कि पेडोलॉजी की एक ब्रांच बना दी हमने, इडेफोलॉजी उसको सेपरेट कर दिया। क्योंकि ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सॉइल को देखने के, सॉइल को स्टडी करने के सबके अपने अपने व्यू हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, लेमैन के लिए कुछ और है, माइनिंग इंजीनियर के लिए कुछ और है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए कुछ और है, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए कुछ और है, सबके अपने अपने व्यू हैं। इसलिए यहाँ पर हमको 2 चीज़ें करना पड़ा। एक तो सबसे कॉमन होता है पेडोलॉजी। क्या आपका, पेडोलॉजी।
ये जो शब्द है ना वो आपका ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है क्या, पेडोन। पेडोन मतलब, पेडोन जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसी से क्या बना है, पेडोलॉजी बना है। और ये जो पेडोन होता है इसका मतलब होता है सॉइल या फिर अर्थ। ठीक है, पेडोलॉजी में हमको करना क्या है, पेडोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, पेडोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं ओरिजिन। ये जो मिट्टी है, जो सॉइल है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, उसको हम किस क्लास में रखेंगे, किस टाइप की मिट्टी, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बारे में डिटेल। सॉइल का ओरिजिन, उसको किस क्लास में रखा गया है, और उसका डिस्क्रिप्शन, इन चीज़ों को स्टडी किया जाता है पेडोलॉजी में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये पेडोलॉजी जो बेसिकली किन के लिए है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये पेडोलॉजी जो है इसका यूज़ कौन करता है, अपने सिविल इंजीनियर्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन में, आपका रोड कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस पेडोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो पेडोलॉजी जो है ये अपना यूज़ होता है, कह सकते हैं अपन कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है इसको स्टडी करने का, वो क्या है, हाईवे कंस्ट्रक्शन, हाईवे एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऐसे कह सकते हैं, हाईवे एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स, इनके लिए ये यूज़ होता है। सिंपल सा ये समझ लो आप, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, मतलब यूज़फुल किसके लिए, पेडोलॉजी इन लोगों के लिए। दूसरा है आपका इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। ग्रीक वर्ड कौन सा है आपका, एडेफोस। अरे एडेफोस, इस एडेफोस का मतलब भी क्या होता है, सॉइल या फिर ग्राउंड। तो फिर दोनों एक ही चीज़ है, तो मतलब क्या हुआ, बस फ़र्क इतना है कि ये जो एडेफोलॉजी ने ये एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग सेपरेट कर दिया, एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सेपरेट कर दिया। यहाँ पर हमको सॉइल को स्टडी करना है विद रेस्पेक्ट टू द प्लांट, स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट। यहाँ पर हम सॉइल की स्टडी करेंगे वो प्लांट के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे कि यहाँ पर अपने जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं, सॉइल के अंदर कितना नाइट्रोजन है, कितना फॉस्फोरस है, कितना पोटेशियम है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो सॉइल को स्टडी करेंगे, ये जो इंजीनियर सॉइल को स्टडी करेंगे, वो ये देखेंगे कि भाई इसका इंजीनियर, उसका ओरिजिन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके बारे में डिटेल, किसके पर्पज से, कि उस पर हाईवे अच्छे से बनेगा कि नहीं बनेगा, मिट्टी ज़्यादा लूज तो नहीं है, बिल्डिंग टिक पाएगी कहीं टिक पाएगी, ये स्टडी की जाएगी इंजीनियरिंग के द्वारा, किसमें, पेडोलॉजी में। एडेफोलॉजी को पूरा पर्टिकुलर एग्रीकल्चर वालों के लिए कर दिया कि आप सॉइल को स्टडी कीजिए प्लांट के रेस्पेक्ट में, कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कंटेंट कितना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, टेक्सचर क्या है, डेंसिटी क्या है, पोरोसिटी क्या है, ये सारी चीज़ आप स्टडी कीजिए जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से अच्छे हो सके। तो ये अलग से बनाया गया है। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे यहाँ पर था, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव वो क्या है, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन, फूड का और फाइबर का प्रोडक्शन होना, फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। बात समझ में आ गई। और देखो कंपोनेंट की बात करते हैं। देखो सॉइल जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वर्ल्ड की बात नहीं है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 4 कंपोनेंट पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, मतलब सॉइल जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनती है। 4 कंपोनेंट कौन कौन से, एयर प्लस वाटर प्लस मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये 4 कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। ठीक, परसेंटेज की अगर हम बात करें तो एयर का परसेंटेज हमेशा, सॉरी मिनरल्स का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा रहता है हमेशा, 45%। कितना, 45% होता है मिनरल का परसेंटेज। एयर और वाटर दोनों का सेम रहता है, 25% एयर का रहता है और 25% ही वाटर का रहता है। ठीक, अब बचा कितना, 25 25 50 और 45 कितना हो गया, 95, केवल 5% बचता है। तो ये 5% जो शेयर है ये रहता है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर का। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो सॉइल है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है।
केवल 5% ही है। और इस 5% ऑर्गेनिक मैटर में भी कैसे डिफाइन करोगे आप कि जो 5% ऑर्गेनिक मैटर है इसमें से ऑर्गेनिज्म का 10% आ जाता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस ऑर्गेनिक मैटर को भी अपन आप 100% मान के चलो, ये तो 5% हो गया अपना, 5% है ऑर्गेनिक मैटर। अब इस 5% में से भी जो ऑर्गेनिज्म है, भाई ऑर्गेनिक मैटर बनेगा कैसे, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो कैसे बनेगा, इसमें से ऑर्गेनिज्म का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% का है। ठीक, रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की, जो रूट्स हैं उनका भी 10% का है। और तीसरा ह्यूमस, ह्यूमस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% का है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस 5% को ही 100 मान के फिर उसको क्लासीफाई किया है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका परसेंटेज है यहाँ पर, मिनरल का 45%। एयर और वाटर का दोनों का कितना है, 25%। क्लियर हुआ, कॉमन सी बातें हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बड़ी बेसिक सी बात है। आगे बढ़े, अब आ जाओ अर्थ क्रस्ट, या पहले अपन बात कर लेते हैं अर्थ के इंटीरियर की। कई लोगों को नहीं पता होगा अर्थ का इंटीरियर, हम लोग पढ़ते ही नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। आज देख लेते हैं अर्थ इंटीरियर। अर्थ के अंदर क्या है, देख लो, थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। अर्थ के अंदर की बात है, अंदर क्या चीज़ है। अभी अपन लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ की सरफेस पर रहते हैं। भाई जो मिट्टी है वो कहाँ पर है, यहीं पर है, अर्थ की सरफेस पर। हम लोग भी कहाँ रहते हैं, यहीं अर्थ की सरफेस पर ही रहते हैं। ये हमारी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं अर्थ की सरफेस पर। अगर मैं नीचे जाऊँ तो अपन को क्या मिलेगा, इसके सेंटर में जाएँ, अपन को पता है अर्थ कैसी है, गोल है, मतलब इसका सेंटर भी होगा। इसके सेंटर में अगर पहुँचें तो अपन को क्या दिखेगा, क्या क्या चीज़ें अपन को यहाँ पर नज़र आएंगी, उस पर अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, रेड रंग का 3 चीज़ें होती हैं इसके अर्थ में, इसके सेंटर में, कोर, मेंटल या क्रस्ट। या ऊपर से बात करें तो क्रस्ट, मेंटल और कोर। ऊपर वाली सरफेस को क्रस्ट बोलते हैं, उसके बाद मेंटल आती है और सबसे अंदर वाली जो होती है वो कोर होती है। ये जो आप देख रहे हो सबके अंदर वाला जो सेंटर वाला जो रीजन है, कलर दूसरा लो भाई, ये जो सेंटर वाला जो रीजन है ये क्या है, इसका कोर है। ये क्या है, कोर, ये ले लो, ये है इसका कोर। ठीक है, इस कोर को भी फिर 2 पार्ट में, एक तो ये अंदर आपको दिख रहा है, ये है, ये आपका इनर कोर है, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। और फिर ये जो ऊपर वाला, ये बाहर वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं अपन आउटर कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये जो कोर है ना, इसका डायमीटर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, ये पूरा, इसको अगर मैं यहाँ से पूरे डायमीटर, सॉरी पूरा नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक डायमीटर ये होगा ना, इसके डायमीटर की अगर बात की जाए तो वो है 4500 किलोमीटर। कितना, 4500 किलोमीटर डायमीटर होता है इसका कोर का, बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर अगर कोई पूछ ले, बताओ टेम्परेचर कितना है, तो इसके अंदर टेम्परेचर होता है 4300 डिग्री सेल्सियस। भयानक टेम्परेचर है 4300 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है इसके अंदर, अब 4300 डिग्री सेल्सियस में सब कुछ पिघला हुआ होगा, मॉल्टन मटेरियल होता है। मॉल्टन का मतलब होता है सब कुछ पिघला हुआ मटेरियल। क्या होता है इसके अंदर, मॉल्टन मटेरियल इसके अंदर रहता है कोर में। ठीक, ये जो आउटर सरफेस है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर मैं इस आउटर कोर की बात करूं, जैसे कि ये आउटर कोर, इसकी सरफेस पर अगर कोई टेम्परेचर पूछ ले तो वो टेम्परेचर होगा आपका 3700 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता जाएगा आउटर कोर पर। और ऊपर जाओगे फिर अपना मिलेगा क्या, मेंटल। ये जो पोर्शन है रेड रंग का, रेड कलर का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला कोर के बाद, इसको कहते हैं मेंटल। इसको क्या कहते हैं अपन, मेंटल कहते हैं। ये जो मेंटल है ना, ये 2900 किलोमीटर का है। इसकी लेंथ क्या है, 2900 किलोमीटर। यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, एक अंदर का टेम्परेचर और एक बाहर का टेम्परेचर। इस मेंटल के अंदर जो अपना टेम्परेचर है, अब देखो आउटर कोर जहाँ ख़त्म हो रहा है, ये अपने आउटर कोर की सरफेस हो गई 3700, और यही टेम्परेचर मेंटल का इनर सरफेस हो गया, मतलब नीचे वाला हो गया। आउटर सरफेस की अगर हम बात करें, यहाँ पर इधर, यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है टेम्परेचर यहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद ऊपर वाली जो लेयर है, ये पतली सी लेयर आपको नज़र आ रही है, इसको कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो 5 से लेकर के 56 किलोमीटर तक की रह सकती है, इसकी रेंज है 5 to 56। और इस क्रस्ट के सरफेस पर जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमारे लिए फेवरेबल है।
हम केवल अर्थ की सरफेस पर ही रह सकते हैं। जितना नीचे जाओगे उतना टेम्परेचर जो है वो गर्म होता जाएगा। इसलिए तो जो माइनिंग इंजीनियर्स होते हैं ना, जो खदान में जाते हैं, नीचे काम करते हैं, वहाँ पर कितनी भयानक ह्यूमिडिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना नीचे जाते जाओगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक, ये बेसिक सी बातें हैं, हो जाए याद तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना, बस आपकी नॉलेज के लिए। अब आ जाओ अर्थ क्रस्ट। उससे पहले भी अपन बात करें यहाँ पर अर्थ के एक्सटीरियर की, वो तो इंटीरियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अर्थ के एक्सटीरियर की। वही लो वापस। अर्थ का एक्सटीरियर, इंटीरियर में अपन ने देख लिया। इंटीरियर से अपना कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो अपन खेती नहीं करना। अपन को जो खेती है, अपनी जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप है, उसको अपना अर्थ का एक्सटीरियर ही अफेक्ट करता है। अर्थ के एक्सटीरियर में 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या? अर्थ के एक्सटीरियर में एक तो सॉलिड चीज़ें रहेंगी, दूसरी लिक्विड चीज़ें रहेंगी, और तीसरी गैसेस फॉर्म में रहेंगी। है 3 चीज़ें हैं। जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो सॉलिड फॉर्म में है वो क्या है? लिथोस्फीयर। मतलब हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो क्या है? लिथोस्फीयर है, सॉलिड फॉर्म में है। ये लिथोस्फीयर जो है, इसमें भी फिर 2 हैं। एक आपका कूल सरफेस रहेगा, ठंडा सरफेस, ठीक, और दूसरा आपका इनर सरफेस जो है वो थोड़ा सा हॉट रहता है। भाई ये देखो ना अपन ने, ये क्या है इसका? ये जो ऊपर वाली जो लेयर है क्रस्ट, यही तो क्या है? लिथोस्फीयर है, जो हार्ड सरफेस है। अपर सरफेस जो होती है वो कूल सरफेस होती है, ये अपर सरफेस है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, क्योंकि इसके कांटेक्ट में डायरेक्ट एटमॉस्फेयर है। और इनर सरफेस जो होती है वो हॉट रहती है, गर्म रहती है। हमारे काम के लिए कौन सी है? लिथोस्फीयर, क्योंकि सॉलिड सरफेस पर भी हम खेती कर सकते हैं। दूसरा हम बात करें लिक्विड। लिक्विड मतलब आपका जो ओशियन वाला पार्ट है, पूरा समुद्र वाला जो एरिया है वो क्या है आपका? ओशियन हो गया, रिवर्स हो गए, ये सब क्या है आपका? लिक्विड वाला पार्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर, ठीक। फिर उसके बाद अपना गैसेस वाला पार्ट है, जिसमें गैसेस होती हैं, जिसको बोलते हैं अपन क्या? एटमॉस्फेयर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है भाई। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन 3 चीज़ों से मिलकर ही क्या बनता है? अर्थ का एक्सटीरियर। तो अर्थ एक्सटीरियर किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? अर्थ एक्सटीरियर बनता है लिथोस्फीयर से, प्लस हाइड्रोस्फीयर से, प्लस एटमॉस्फेयर से, ठीक। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर मतलब अपना अर्थ क्रस्ट की। अब देखो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, ये आपको पता है क्या? देखिए, मिनरल्स इन अर्थ क्रस्ट। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मिनरल्स की भरमार है, भयंकर मिनरल्स हैं। मिनरल्स कैसे बने होते हैं? एलिमेंट से। भाई जो मिनरल्स हैं वो काहे के बनते हैं? ये जो मिनरल्स हैं, इस मिनरल्स के अंदर क्या होते हैं? 2 और मोर देन 2 और मोर एलिमेंट्स। यार मोर देन 2 क्या होता है? 2 और मोर एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स भी कैसे? डिफरेंट टाइप के, अलग अलग एलिमेंट। ऐसा नहीं कि एक ही एलिमेंट कई नंबर्स में है, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स। जब 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप के, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके मिनरल्स बनाते हैं, ठीक है। और फिर ये जो मिनरल्स होते हैं ना, ठीक, मिनरल्स बनाते हैं। अच्छा चट्टान, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, बिल्कुल बैक से पढ़ते हैं। देखो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सबसे छोटी यूनिट होती है एलिमेंट्स। ऐसे समझ में आएगा। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है आपकी? एलिमेंट होती है। एलिमेंट से छोटा कुछ नहीं। एलिमेंट्स जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके मिनरल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिनरल्स। डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? मिनरल्स। फिर उसके बाद जब डिफरेंट टाइप के मिनरल्स आपस में मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? चट्टानें बनाते हैं, रॉक्स बनाते हैं, ठीक। और ये जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, ये चट्टानों से और कभी कभी डायरेक्ट मिनरल से ही वेदरिंग प्रोसेस से क्या बन जाती है? सॉइल बन जाती है। क्या बन जाती है? सॉइल। कौन सी प्रोसेस यहाँ पर होती है? वेदरिंग प्रोसेस।
वेदरिंग प्रोसेस यहाँ पर होती है, क्या बनती है? सॉइल। इसीलिए तो कहते हैं कि सॉइल के अंदर क्या पाए जाते हैं? मिनरल्स पाए जाते हैं या फिर एलिमेंट्स इनके अंदर पाए जाते हैं। तो ये मिनरल्स और एलिमेंट कहाँ से आए? क्योंकि ये बने ही मिनरल्स और रॉक से। रॉक्स भी किसकी बनती है? मिनरल्स की बनती है। मिनरल्स किसके बनते हैं? एलिमेंट्स की बनते हैं। यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमको बात करनी है यहाँ पर एलिमेंट्स की, कि भाई ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, अरे ख़त्म कर दिया यार, क्या करें? मिटा दें इसको, कोई मतलब नहीं है, अपन को थोड़ी सी जगह चाहिए। समझ गए ना? वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि रॉक्स और मिनरल्स की वेदरिंग से सॉइल बनती है। अब यहाँ पर हमको बात करना है मिनरल्स की। नहीं यार, इसको भी हटाओ, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। स्लाइड एक ही रखी यार, अलग से स्लाइड क्यों नहीं बनाई? यहाँ लिख लो ऐसे छोटा शॉर्ट में। ये जो अपना अर्थ क्रस्ट है वो क्या से बना होता है? एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। एलिमेंट से क्या बनते हैं? मिनरल्स बनते हैं। मिनरल्स से क्या बनती हैं? चट्टानें बनती हैं। चट्टानों के वेदरिंग प्रोसेस से क्या बनती है? सॉइल बनती है, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो आप, यहाँ से हमसे पूछा गया है मिनरल्स बताइए, मिनरल्स कंपोजिशन, या कह सकते हैं अपन एलिमेंट कंपोजिशन पूछा गया है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ये आपको याद होने चाहिए सबकी सब एग्जैक्ट डाटा के साथ। वो डाटा मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा अर्थ क्रस्ट। इस अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, अपन किसकी बात कर रहे हैं? एलिमेंट, सबसे छोटे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मेजर इसमें 8 एलिमेंट आपको याद करने हैं। 8 मेजर एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं, वो आपको याद करने हैं। केवल 8 ही क्यों? 8 से ज़्यादा नहीं होते क्या? 8 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि अपन 99% जो मास है ना अर्थ क्रस्ट का, वो ये मेजर 8 एलिमेंट ही कवर कर लेते हैं। तो बस ये 8 एलिमेंट ही आपको पते होने चाहिए। अपन बात कर रहे हैं क्या? परसेंटेज बाय वेट। यहाँ पर अपन जो डाटा यूज़ करेंगे वो परसेंटेज में लिखेंगे, और परसेंटेज कैसे निकाला अपन ने? बाय वेट से निकाला है। अब देखो यहाँ पर 2 कैटेगरी हैं। कितनी कैटेगरी बनाए हमने? 2 कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड किया है। एक है नॉन मेटेलिक और एक है मेटेलिक। एक है नॉन मेटेलिक। ये जो 8 मेजर एलिमेंट है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक में एंड मेटेलिक में। सबसे ज़्यादा होते हैं आपके कौन से? नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में 2 आते हैं। एक है आपका ऑक्सीजन, एक एलिमेंट कौन सा है आपका? ऑक्सीजन, और दूसरा एलिमेंट है आपका सिलिका। एक है ऑक्सीजन और दूसरा क्या है आपका? सिलिका। ऑक्सीजन कितना है आपका? 46.6%। 46.6%, ये परसेंटेज बस आपको याद रखना है, ठीक है। सिलिका कितना है आपका? 27.7%। सिलिका कितना है? 27.7%। दोनों को आप प्लस करो तो ये लगभग कितना हो जाएगा? 74.32%। यानी कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो ये 75% हो गया, मतलब 3/4। ये अकेला ही कितना है? 3/4 है टोटल एलिमेंट्स के। अकेला ही ये 3/4 है टोटल एलिमेंट के। 3/4 ऑफ द टोटल एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उसका अकेला 3/4 हिस्सा केवल ऑक्सीजन और सिलिका से ही है। सबसे ज़्यादा अच्छी यही पाए जाते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीजन और दूसरा सिलिका। अब ऑक्सीजन तो क्या है, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल रहता है। मेजरली इसमें सेकंड नंबर पर किसका इंपॉर्टेंस दिया जाता है? सिलिका का। वो बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। 2 ये हो गए। उसके बाद और देखो, अब आ जाओ मेटेलिक में। देखिए मेटेलिक में काफ़ी सारे। मेटेलिक में सबसे पहला नंबर आता है आपका एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम कितना होता है? 8.13%। दूसरा है आपका आयरन। आयरन कितना होता है? 5%। तीसरा है आपका कैल्शियम, कितना होता है? 3.63%। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर सोडियम, कितना होता है? 2.83%। और एक होता है पोटेशियम। पोटेशियम कितना होता है? 2.59%। और एक ऊपर लिख देते हैं अपन, एक होता है आपका मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम कितना होता है आपका 2.09%। इसके अलावा और भी हैं लेकिन मेजर यही है। इनको आप पूरे को सबको टोटल करके देख लो, ऑलमोस्ट 99% के समथिंग हो जाएगा। तो ये आपको याद रखने हैं जो मैंने आपको बताया विद परसेंटेज के साथ। अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डाटा मिलेगा, जो मैंने बताया वो आप याद करना, ठीक है। जो मैंने बताया वही याद करना आप लोग, ठीक है भाई। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की अपन ने बातें कर ली। थैंक यू।